Welcome class ninth in today's class. Students, from today we are going to start geography chapter first, that is India size and location. In this chapter we will discuss about size and location of our country India. We will also discuss about India's neighboring countries. This chapter is very important because this chapter will help us to understand about our country India. So let's start the chapter. इंडिया साइज़ एंड लोकेशन। स्टूडेंट्स, हम सबको पता है कि हमारी कंट्री इंडिया, जहाँ पर बहुत ही पुरानी सिविलाइजेशंस रही हैं, है ना। एंशियंट सिविलाइजेशन वर्ल्ड की, हमारी जो भी एंशियंट वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस रही हैं उनमें से इंडिया भी एक प्रमुख सिविलाइजेशन रहा है। इंडिया की सिविलाइजेशन, हमारे कंट्री ने बहुत सारी अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस किए हैं पिछले 5 डिकेड्स से। हमारी कंट्री ने रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है इन मैनी फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स में हमारी कंट्री ने प्रोग्रेस किया है, जैसे एग्रीकल्चरल फील्ड पर, इंडस्ट्रीज़ पे, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमारी कंट्री ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, इतना आगे बढ़ चुका है कि वर्ल्ड में एक हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में, ये वर्ल्ड में एक तरह से बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री इंडिया। अब हम बात करते हैं इंडिया के लोकेशन की। हमारे वर्ल्ड का जो मॉडल है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, है ना, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ग्लोब को में बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं ताकि किसी भी प्लेस की लोकेशन को, किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को हम बहुत ही आसानी से ग्लोब में सर्च कर सकें, है ना, फाइंड आउट कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने बहुत से इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लोब का वो ग्लोब में ड्रॉ की हुई वो लाइन लैटीट्यूड में, लैटीट्यूडनल जो लाइन एक बनाई गई है, ड्रॉ की गई है, जो हमारे ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, है ना। तो इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे भी बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं। हमारा इक्वेटर, जिसको हम 0 डिग्री लैटीट्यूड भी कहते हैं, ठीक है, जो 2 पार्ट्स में वर्ल्ड को डिवाइड कर देता है, साउदर्न हेमिस्फेयर और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। हमारे, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडिया वर्ल्ड के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पाया जाता है, यानी वो पार्ट जो नॉर्थ की तरफ पड़ता है, इक्वेटर लाइन के ऊपर का जो पार्ट है, हेमिस्फेयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वहाँ पर हमारा इंडिया लोकेटेड है। ठीक है, अब अगर हम इसके लैंड के एक्सटेंड की बात करते हैं तो सबसे पहले बता दें कि जो इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की गई हैं हमारे ग्लोब पर, उनको डिग्रीज़ में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो इक्वेटर लाइन है, जो 0 डिग्री, जैसे हम डायग्राम में देख सकते हैं, इस फिगर में देख सकते हैं, हमारा जो इक्वेटर लाइन है वो 0 डिग्री है। इसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि 15 डिग्रीज़ के फ़र्क के साथ ये दिखाई देता है ना। 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, 60, देन 75 और 180, तो इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देता है। जबकि नीचे की तरफ भी इसी तरीके से 15 का के गैप के बाद डिग्रीज़ में दिखाई देता है। ठीक है, अब इन डिग्रीज़ को क्यों ड्रॉ किया गया है, इन डिग्रीज़ को क्यों इमेजिन किया गया है, ताकि हम किसी भी प्लेस की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर सके ग्लोब में। जैसे अगर कोई भी प्लेस है जो कि 45 to 60 के बीच में है ना, तो हमें क्या करना होगा, पूरे ग्लोब में नहीं ढूंढना पड़ेगा उस प्लेस को। हम क्या करेंगे, हम केवल देख लेंगे कि वो 48 पर है, मान लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्लोब में केवल उतने ही एरिया को देखेंगे, 45 से 60 के बीच के ही एरिया को देखेंगे, और वो कंट्री हम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, देख सकते हैं, फिर हम ग्लोब में उसको बड़े आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन तरह के जो डिग्रीज़ बनाई गई हैं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, इमेजिनरी डिग्रीज़ में हम लोग इन लैटीट्यूड्स को, लॉन्गिट्यूड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अगर इंडिया के हम इसी तरह से इंडिया के लैंड एक्सटेंट की बात करते हैं तो लैटीट्यूडनल एक्सटेंट जो है हमारे इंडिया का, वो है 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ, है ना। देख सकते हो मैप, इसमें
इस पिक्चर में हम आसानी से देख सकते हैं हमारे इंडिया का साउथ का जो पार्ट है ना, अगर उस पार्ट को, उस पॉइंट को हम देखते हैं, साउदर्न मोस्ट पॉइंट को देखते हैं, देन हम हमारे राइट हैंड साइड बढ़ते हुए जाते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर अगर कोई डिग्री में रिप्रेजेंट करते होते हम इस एरिया को, जो हमारे नॉर्थ साउथ का जो आखिरी किनारा है ना, साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है वहाँ पर होता, तो वो क्या होता, 0 to 15 डिग्री होता ना, 0 से 15 के बीच का ही आ रहा है ना। तो ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये कौन सा किस डिग्री में रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारे इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट वो रिप्रेजेंट हो रहा है 8°4 के साथ। ठीक है, इसी तरह हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर की तरफ। ठीक है, वहाँ जो हमारा एरिया है जो सबसे बाहर की तरफ निकला हुआ है ऊपर, उससे देखते हुए उससे एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि ये वाला पार्ट हमारा 30 to 45 के बीच में आएगा, है ना, जो कि एग्जैक्टली क्या है, 37°6 है। समझ पा रहे हो? ठीक है, इसी तरह से हम अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हैं तो हमारे कंट्री का जो ईस्ट वाला पार्ट है, हम देखते हैं ईस्टर्न मोड जो पार्ट है वहाँ पर नज़र लेते हैं और वहाँ से हम सीधा ऊपर की तरफ जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल देख रहे हैं ना, लॉन्गिट्यूड्स तो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, सीधी सीधी लाइंस होती हैं। तो अब हम ऊपर की तरफ जाकर अगर देखते हैं तो ये कहाँ पर एरिया हमें जाकर मिल रहा है, ये जाकर मिल रहा है 97°25 ईस्ट की तरफ, है ना। देखोगे तो वो वहाँ पर हमारे 90 to 120 के बीच में वो पार्ट पहुँचेगा, है ना। अगर हम उसको स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देखते हैं और ऊपर ले जाकर उन डिग्रीज़ के बीच में देखते हैं तो वो इन जगहों पर 90 से 120 के बीच में, 120 के बीच में मिलेगा, जिसकी जो एग्जैक्टली क्या है 97°25। ठीक है, ये ईस्ट की बात हो गई। अब वेस्ट की तरफ हम गुजरात की तरफ आते हैं और गुजरात का जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा, है ना, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। अब वहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ पाएंगे कि हमारे कंट्री को हम पाएंगे बिटवीन 60 to 90, है ना। जो एग्जैक्टली कहाँ पर मिलेगा, वो एग्जैक्ट जो उसकी लोकेशन है वो है 68°7 ईस्ट की तरफ। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो अगर हम केवल और केवल ग्लोब दे दें किसी को और बता दें कि इन इन लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पे इंडिया लोकेटेड है, तो बहुत आसान होगा हमारे लिए, क्योंकि अगर ग्लोब देखा होगा तो ग्लोब में ये डिग्रीज़ भी बनी हुई होती हैं, है ना। और इन डिग्रीज़ में जाकर हमें क्या केवल देखना है, हमें केवल देखना है उन डिग्रीज़ को जिन डिग्रीज़ के बीच में हमारे इंडिया का लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। ठीक है, तो जब हम उसको देखेंगे और ग्लोब को घुमाते हैं तो हम सीधा सीधा बिल्कुल बड़े आसानी से हमारी कंट्री को ग्लोब में ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जैक्ट लोकेशन है हमारे कंट्री इंडिया का। क्लियर? हमारे कंट्री में से बीच से ही होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाती है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ये कुछ मेन लैटिट्यूड्स हैं, है ना, जो हमारे वर्ल्ड में ग्लोब में ड्रॉ की हुई हैं, ताकि हम बहुत आसानी से किसी भी प्लेस के लोकेशन को ढूंढ सकें, फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो एक इमेजिनरी लाइन है, वो कहाँ से होके गुजर रही है, वो हमारे कंट्री से के बीच से होकर गुजर रही होती है, लैटिट्यूडनल जाती हुई दिखाई देती है, जो कि ऐसा दिखाई देता है कि हमारे कंट्री को 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, पर लगभग 2 बराबर हिस्सों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को डिवाइड करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब हमारी कंट्री जो है वो हमारी कंट्री का ही पार्ट, जो कि बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये भी हमारे कंट्री का ही पार्ट है। इसके अलावा अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है, ये भी हमारे कंट्री का पार्ट है। ठीक है, तो लोकेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साइज़ की, इंडिया के साइज़ की। ठीक है, तो हमारे इंडिया का जो टोटल लैंड मास है, एरिया है, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया में इंडिया के परसेंट को देखते हैं तो वर्ल्ड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.4% जो एरिया है वो हमारे इंडिया के द्वारा कवर किया जाता है।
ठीक है। और हम सबको पता है कि पूरे वर्ल्ड में एरिया के अकॉर्डिंग, एरिया के साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी जो कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, 7th पोजीशन पर आ जाती है अपने साइज़ के बेसिस पे। इंडिया की अगर पूरे टोटल लैंड बाउंड्री की बात करते हैं, लैंड बाउंड्री का मतलब होता है कि वो बाउंड्री जो किसी दूसरे लैंड के साथ शेयर कर रही है हमारी कंट्री, ठीक है। जो हम देखते हैं कि ऊपर का पार्ट हमारा जो है ना, जो साइड से पाकिस्तान, फिर ऊपर चाइना और इन सब के साथ शेयर कर रही है, ये वाला जो पार्ट है जो किसी लैंड बाउंड्री के साथ शेयर कर रही है, तो ये टोटल कितने किलोमीटर्स का है? ये 15,200 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ आ जाती है, ठीक है। अब कोस्ट लाइन की बात करते हैं। कोस्ट लाइन क्या होता है? कोस्ट लाइन होता है कि वो एरिया जो किसी भी वाटर बॉडी के साथ शेयर की जा रही है ना। तो हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि ऑलमोस्ट हाफ पार्ट जो हमारे इंडिया का है, ठीक है, साउथ साइड से अगर हम देखते हैं तो वो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के साथ शेयर कर रही है हमारी इंडिया अपनी बाउंड्री, है ना। तो ये जो बाउंड्री होगी ये कोस्ट लाइन कहलाती है, ठीक है। एक होती है लैंड बाउंड्री जो लैंड के साथ हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बाउंड्री क्या होती है? कोस्ट लाइन बाउंड्री। तो लैंड बाउंड्री हम लोगों ने पढ़ा 15,200 किलोमीटर्स है, ठीक है। जबकि कोस्ट लाइन, अगर हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड को इंक्लूड करते हुए 7,516.6 किलोमीटर की हमारी जो एरिया आती है वो है। क्लियर? इंडिया जो है हमारा वो बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स भी पाए जाते हैं इंडिया में, है ना। तो इंडिया के अगर हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखें, नॉर्थ की तरफ देखें या फिर नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारे इंडिया का है, वहाँ हम पाते हैं कि बहुत सारे माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा नॉर्थ से जुड़ा हुआ जो भी पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बहुत सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर इंडिया में फिर हम साउथ की तरफ जाते हैं तो अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड में हम आते हैं, तो देखते हैं कि हमारे इंडिया का जो एरिया है वो टेपर होता हुआ दिखाई देता है। टेपर का मतलब होता है कि थोड़ा सा पतला होता हुआ दिखाई देता है ना। हम देख रहे हैं कि गुजरात हमारा वेस्ट और ईस्ट के साइड का एरिया देखते हैं वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है ना। फिर नीचे की तरफ देख रहे हैं तो हम पहले चौड़ाई ज़्यादा दिखाई दे रही है, फिर धीरे 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 वो करते हुए साउथ की तरफ जितना हम आगे बढ़ते हैं टेपर होता जा रहा है ना। उसका जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ी सी कम होती जा रही है ना। तो ये ऐसा हमारे इंडिया का बाउंड्री है। फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जहाँ से साउथ एरिया हमारा ख़त्म हो रहा है ना, साउदर्न मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर इंडियन ओशियन है, ठीक है। अब ये इंडियन ओशियन हमारे जो इंडिया है उसको दो और सीज़ के साथ डिवाइड कर देता है, ठीक है। जहाँ पर एक साइड पे हम वेस्ट की तरफ देखते हैं तो अरेबियन सी है, ईस्ट की तरफ देखते हैं तो बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम साउदर्न पॉइंट को देखते हैं और तो पाते हैं कि ये पार्ट हमारा इंडियन ओशियन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो ये एक लार्ज बाउंड्री हमारी इंडिया शेयर कर रही है वाटर बॉडीज़ के साथ, जो कि कोस्टल बाउंड्री कहलाती है, ठीक है। अगर हम देखते हैं हमारे इंडिया को तो पाते हैं कि हमारा इंडिया सबसे ज़्यादा फैला हुआ कहाँ से? ईस्ट और वेस्ट के डायरेक्शन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर हम गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के टाइम की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि हमारा अर्थ क्या है, रोटेट हो रहा है, और रोटेट होते हुए अर्थ के जिस पार्ट में सन सामने होगा, जिस पार्ट में सन की रोशनी लाइट पहुंचेगा वहाँ पर डे होता है और कुछ हिस्सों में नाइट होगी, है ना। और एक साथ हमारा कंट्री क्योंकि इतना बड़ा बड़ा एरिया है हमारी कंट्री का, तो एक साथ पूरे इंडिया में सुबह नहीं हो जाएगी, या एक साथ पूरा हमारा कंट्री सन के सामने नहीं होता है ना। धीरे धीरे एक पार्ट अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है और फिर हमारे वेस्ट में गुजरात जो कि बाउंड्री है, लास्ट पॉइंट है वेस्ट साइड से, है ना, वहाँ तक आते आते थोड़ा टाइम लगता है। और वो कितने टाइम का टाइम लैग होता है? वो लगभग 2 घंटे का टाइम लैग होता है, ठीक है। अगर ईस्ट में हमारे अरुणाचल प्रदेश में सुबह हो गई है, मॉर्निंग हो गया है, तो अब वहाँ से लगभग 2 घंटे के बाद गुजरात में सुबह होगी, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि यहाँ पर टाइम लैग है ना, अगर हम क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग या नाइट और डे की बात करते हैं तो सन के लाइट के अकॉर्डिंग ही करते हैं ना। जब तक सनलाइट है हमारे पास, सन की रोशनी आ रही है तो हम मानते हैं कि अभी डे है, और जब वो लाइट चली जाती है, लाइट नहीं है, हम सन के सामने नहीं है, तो उस टाइम पर हम मानते हैं कि नाइट हो गई है ना। इसी तरह से तो हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब एक कंट्री की बात कर लेते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर सुबह पहले हो जा रही है, और हमारी कंट्री का ही एक पार्ट गुजरात, जहाँ पर सुबह उसके 2 घंटे के बाद होगी, ठीक है। और अगर हमने मॉर्निंग का टाइम 6 बजे माना हुआ है, तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही सुबह हुई, यानी 6 के सुबह होने के टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पर 6 AM हो चुका है ना, 6 बज चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो रहा है गुजरात में, क्योंकि गुजरात में तो सुबह हुई ही नहीं है, तो यहाँ पर तो फिर अभी 4 ही बज रहा है ना। तो फिर इसका मतलब हुआ कि एक ही कंट्री के 2 पार्ट्स में 2 तरह के टाइम्स देखने को मिलेंगे, है ना। लेकिन ये पॉसिबल तो है नहीं, ऐसे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने वाली है। और फिर सिर्फ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश ही क्यों, बीच में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा हो सकता है उत्तर प्रदेश या दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पर भी कुछ कुछ टाइम्स के फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 बज रहा है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि यूपी में आते आते हम देख रहे हैं तो वहाँ पर 7 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि मतलब 2 घंटे पीछे चल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर लेट हो रही है, तो यहाँ पर 5 बज रहा है और गुजरात में 4 बज रहा है। तो एक कंट्री में तो डिफरेंट टाइम्स अगर देख रहेंगे तब तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम भी बनाया गया है। स्टैंडर्ड मेरिडियन का मतलब होता है कि एक ऐसा टाइम जो कि पूरे कंट्री को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है, इसके लिए बनाया गया है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन को, जो कि 82 डिग्री 30 ईस्ट से मिलता है, ठीक है। जो कि माना गया है कि हमारे कंट्री का को लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के थ्रू 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा, और ये लाइन जो गई हुई है इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन जो गई है ये हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुज़रती हुई दिखाई देती है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ये, क्योंकि ये वो पार्ट होता है जो एवरेज हमारे कंट्री का, अगर हम मान के चलें तो ये एवरेज पॉइंट होगा, है ना, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो भी टाइम हो रहा होगा उसी टाइम को पूरी कंट्री को फॉलो करना होगा, ताकि टाइम लैग की सिचुएशन देखने को ना मिले, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो ये पॉइंट जहाँ पर मिर्ज़ापुर का ये वाला पार्ट है, ठीक है, वहाँ पर जो टाइम हो रहा होगा वही हमारे ईस्ट को, हमारे वेस्ट को और हमारे पूरे कंट्री को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम गैप देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया को दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम जोड़ के देखते हैं अगर, तो हम पाते हैं कि हमारे जो इंडिया का लैंड मास है, यानी इंडिया की जो लोकेशन है वो सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में हमारा इंडिया देखने को हमको मिलता है, ठीक है। और जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हमारे इंडिया का एक लार्ज एरिया, एक लार्ज बाउंड्री जो है वो ओशियन के साथ शेयर कर रही है इंडिया, जो कि इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तरह दिखाई देता है ना। जब कोई भी कंट्री जो कि इतना बड़ा एरिया उसका कवर हो रहा है या उसकी बाउंड्री शेयर हो रही है वाटर बॉडी के साथ, तो बहुत ही फ़ायदे होते हैं इसके। सबसे पहला फ़ायदा होता है कि वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ जैसे एंशियंट टाइम पे जब ट्रांसपोर्टेशन के दूसरे मीडियम्स नहीं होते थे, तो उस टाइम पर वाटरवे के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लोग कनेक्ट कर पाते थे, है ना। और हमारा और ये जो बिज़नेस होते थे, ट्रेडिंग होती थी, वो पोर्ट सिटीज़ में होती थी। तो हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा एरिया हमें पोर्ट लैंड की तरह मिल रहा है ना। कोस्टल लैंड जो होते हैं वो पोर्ट लैंड्स ही होते हैं, है ना, पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह, जहाँ पर चीज़ों को लोड अनलोड किया जाता है, जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की गुड्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। तो एक लार्ज एरिया इसके लिए मिल जा रहा है, तो स्ट्रैटेजिकल लग रहा है बहुत, क्योंकि इसके फ़ायदे दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा बहुत सारे जो आउटसाइडर अटैकर्स होते हैं उनसे भी हमारी कंट्री को बहुत हेल्प मिल रही है, क्योंकि वाटरवे के थ्रू कोई भी अटैक कर पाए हमारे कंट्री के अंदर वो इतना आसान
नहीं है, है ना? तो ये वाटरी एरिया जो है, ये जो वाटर बॉडी है, स्ट्रैटेजिक इसीलिए लगती है, ऐसा लगता है कि ये इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रही है, ठीक है? इनके अलावा ये एरियाज़ जो हैं वो बहुत सारे जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ में भी से भी रिच है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे अमाउंट में वाटर भी अवेलेबल हो जा रहा है, जिससे बहुत डिफरेंट टाइप्स के वेजिटेशन रिसोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है? बहुत सारे फ़ायदे हैं इंडिया के लोकेशन के। तो ये इन चीज़ों को देख के लगता है कि इंडिया की लोकेशन एकदम स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बहुत ही फ़ायदेमंद लोकेशन है। और इसी लोकेशन की वजह से इंडिया को हेल्प मिलता है कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ भी कांटेक्ट बना सके, है ना? अफ्रीका हो, यूरोप हो, या फिर कोई भी दूसरा पार्ट हो, कोई भी दूसरी कंट्री हो, बहुत ही आसानी से इंडिया ने उनके साथ कनेक्ट किया, क्योंकि अपने स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, ठीक है? और इंडिया के जो कॉन्टैक्ट रहे हैं वर्ल्ड से दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और ये रिलेशन ज़्यादा जो बन पाया है वो लैंड रूट के थ्रू भी बन पाया है, ठीक है? क्योंकि किसी आउटसाइडर, हमने पढ़ा ना कि किसी दूसरे कंट्री के लोगों का वाटरवे के थ्रू आना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है ना, तो वो लैंड एरियाज़ के थ्रू मिलते रहे हैं। लेकिन जब हमें लोडिंग अनलोडिंग करनी थी, जब हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, तो वो हम वाटर के थ्रू, यानी हमारे ओशियंस को यूज़ करते हुए, वाटर बॉडीज़ को यूज़ करते हुए हमने किया, ठीक है? तो जो आउटसाइडर्स थे उनको रिस्ट्रिक्शंस मिल जाती थी इन ओशियन की वजह से, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। इन्हीं रूट्स की वजह से इंडिया में बहुत सारी चीज़ों की, ना सिर्फ कमोडिटीज़ की का एक्सचेंज हुआ, यानी गुड्स का एक्सचेंज हुआ, बल्कि बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइडियाज़ की भी शेयरिंग की गई, एक्सचेंज किया गया। एक कंट्री के से दूसरे कंट्री के लोग आ रहे हैं इन रूट्स की हेल्प की वजह से, जिससे लोगों के आइडियाज़ भी एक्सचेंज हो रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो उपनिषद्स की, रामायण की, पंचतंत्र की स्टोरीज़ की, इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, तो ये किस तरह से स्प्रेड हुआ? ये स्प्रेड हुआ जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ मिलता गया, है ना? और ये कब पॉसिबल हो सकता था? जब किसी भी कंट्री के जो रूट्स होंगे, जो रास्ते होंगे, जो वेज़ होंगे, वो थोड़े से सही होंगे, है ना? फेवरेबल होंगे। तो हमारी इंडिया की लोकेशन ऐसी थी कि यहाँ पर हर तरह के जो रूट्स थे वो बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प कर रहे थे, ना सिर्फ कमोडिटीज़ और गुड्स के एक्सचेंज में, बल्कि आइडियाज़ में भी, ठीक है? अब इंडिया से जो मेन फेमस चीज़ें थी, जो कमोडिटीज़ थी, कमर्शियल यूज़ में आ रही थी, वो थी स्पाइसेस, मुसलिन, जो कि एक टाइप का क्लॉथ होता है, और इनके अलावा दूसरे बहुत सारे कमोडिटीज़, ठीक है? जो कि अदर कंट्रीज़ इंडिया से ले जाती थी, और बहुत अच्छे अमाउंट में हमारे कंट्री को इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा था, इनकम हो रहा था। इनके अलावा ग्रीक स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स ऑफ डोम्स एंड मिनरल्स, जो कि वेस्ट एशिया से सीखा हम लोगों ने, है ना? तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें, ना सिर्फ कमोडिटीज़ बल्कि आइडियाज़, टेक्निक्स और दूसरी चीज़ें भी इन रूट्स, यानी हमारे कंट्री के लोकेशन की हेल्प की वजह से पॉसिबल हो पाया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडियाज़ नेबर्स, ठीक है? अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं प्रेजेंट टाइम पर। बुक हमारा क्योंकि पुरानी बुक है, ओल्ड बुक है, इसलिए यहाँ पर अभी रिसेंट का नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। Our country India shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, China, Nepal and Bhutan in the north, and Myanmar and Bangladesh in the east. अगर हम साउदर्न नेबर्स की बात करते हैं तो हमारी कंट्री 2 आइलैंड कंट्रीज़ के साथ, जो कि श्रीलंका और मालदीव्स हैं, उनके साथ नेबरिंग कंट्रीज़ की तरह दिखाई देती है। श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक नैरो चैनल है जिसको हम पल्क स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है? और गुल्फ ऑफ मन्नर है, जबकि मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड।
हमेशा से ही हमारी कंट्री इंडिया का जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक रहा है वो उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रिलेशन रहा है ना? चाहे वो किसी भी तरह का रिलेशन रहा हो, चाहे तो वो ट्रेडिंग रिलेशन हो या किसी भी दूसरे तरह का रिलेशन, हमारी कंट्री और उसके जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन हमेशा से रहा है। Clear students, that was all about our country India, its size and location. I hope you all have understood everything, yeah, each topic. But if still you have any doubt, any problem, you are free to call me. एंड कभी हम ये भी कर सकते हैं कि राइट डाउन कर लेंगे अपने सारे डाउट्स को और ट्यूसडे के हमारे लाइव क्लास में हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।